हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश @राज पर और आपकी सेवा में हाजिर है कुछ क्लोज टेस्ट के साथ आपका अपना राजकुमार। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्लोज टेस्ट की इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप क्लोज टेस्ट सीखना स्टार्ट करते हो और उसको थोड़ा सा सीखने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो जो मैंने रूल्स बताए थे वो रूल्स की प्रैक्टिस आप एक बार करेंगे, उनको एक बार देखेंगे और उसके बाद क्लोज टेस्ट आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। राइट है? तो वो चीज हम अब करने वाले हैं। देखो, अब पहले मैंने बताया था कि ये कुछ बातें आपको अपने माइंड में रख लेनी है। जब आप 10 बार 15 बार इसको रिवाइज कर लोगे क्लोज टेस्ट सोल्व करने से पहले, फिर उसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे इन चीजों के। रीड द पैसेज थोरोली एंड केयरफुली। पैसेज को पूरा का पूरा रीड करना है और आराम से ध्यान से रीड करना है। चेक आउट द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन चेक करनी है, कैसी पॉजिटिव नेगेटिव पैरेललिज्म में कैसी है, किस तरीके की बातें उसमें बताई गई हैं, वो सारी चीजें। ठीक है? कोई साइंस की बात बताई गई है या फिर कोई एंशियंट टाइम्स की बात बताई गई है या सास बहू की लड़ाई की बात बताई गई है, कैसी बात बताई गई है, टोन चेक करनी है। फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग जब आप क्लोज टेस्ट सोल्व करते हो और पहले वाला काम कर लेते हो तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग क्या होती है ये भी आपको पता है। वोकेबलरी, ईडियम, फ्रेजेस वोकैब में ही आ जाते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ताकि ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो, तभी आप उसको सही से फिल कर पाओगे ब्लैंक में। कोलोकेशन, आज कोलोकेशन का एग्जांपल भी दूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में समझाया था आपको कि कोलोकेशंस क्या होते हैं। ठीक है? ग्रामर रिलेटेड बातें आज बहुत सारी होंगी। आज जो मैं पैराग्राफ आपको समझाने वाला हूं उसमें ग्रामर रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ग्रामर को रिलेट करके हमारे जो क्लोज टेस्ट किस तरीके से सोल्व होते हैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये ग्रामर का ही पार्ट है, ये दोनों कुछ अलग नहीं है, ग्रामर का ही पार्ट है। कोलोकेशन जो है इसका ही पार्ट होता है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन एक जैसी ही है स्टूडेंट अपने सेंटेंसेस की। क्लियर है? एलिमिनेशन स्मार्टली, एलिमिनेशन करना आना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या है, हमारे आंसर को बिल्कुल सटीक चूज करने में और टाइम बचाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एलिमिनेशन। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शन, ऑप्शंस की कैटेगरीज को समझना कि ऑप्शन जो दिए गए हैं वो किस किस कैटेगरी के हैं और किस कैटेगरी का ऑप्शन, किस कैटेगरी का वर्ड जो है मुझे ब्लैंक में फिल करना है। तो आइए इन बातों को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला क्लोज टेस्ट बड़ा ही इजी क्लोज टेस्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। देखो, इसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीडिंग की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा। अगर बेटर रोल, मतलब हम क्या कम्युनिकेशन का किसी दूसरी चीज से किसी दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ से कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बेटर नहीं आएगा। राइट है? एलिमिनेट हो गया। लाइफलेस रोल, क्या लाइफलेस रोल है कम्युनिकेशन का? नहीं भाई, इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं, वीडियो के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, वीडियो के थ्रू आप सीख रहे हो, ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। ठीक है? तो लाइफलेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वाइटल मतलब बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल, बहुत ज्यादा जरूरी रोल, तो ये होगा। और टोटल नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन से ही लाइफ नहीं चलती, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में, इमोशन भी है, हर चीज है। ठीक है? तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाता है? वाइटल हो जाता है। हर तरीके से लॉजिकल है, वाइटल रोल। क्लियर है? आगे चलते हैं। इट कैन बी लर्नड बाई अ डैश एफर्ट। इट कैन बी लर्न, यह सीखा जा सकता है हमारे डैश एफर्ट से, इंपॉर्टेंट एफर्ट से, अनक्लियर। अगर जो एफर्ट अनक्लियर होगा तो इसको सीखा नहीं जा सकता। कंट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? अपोज करने वाला। अपोज करने वाला मतलब आप जैसा चाह रहा हो वैसा ना होने वाला, ऐसे एफर्ट से नहीं होगा। इंपॉर्टेंट या कॉन्शियस, हमारे कॉन्शियस एफर्ट से होगा ये, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस चीज से कम्युनिकेशन को सीखा जा सकता है। देखो, हम कम्युनिकेट तो कर ही लेते हैं, लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन जिससे सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ के अच्छे से इंप्रेस हो जाए, अच्छे से, जैसे अगर जो मैं आपको अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा आपके साथ, या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा रहा, इसका मतलब आई एम लैक ऑफ कम्युनिकेशन,
मैं अपनी बात को नहीं समझा पा रहा, आपको क्लोज टेस्ट नहीं समझ में आ पा रहा, तो उसके लिए क्या है, उस कम्युनिकेशन को सीखने के लिए, मुझे टीचिंग सीखने के लिए कि टीचिंग में किस तरह का कम्युनिकेशन करूं कि मैं आपको समझा दूं, तो मुझे कॉन्शियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कॉन्शियस आएगा, कॉन्शियस एफर्ट्स। क्लियर है, समझ में आ गया। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, आवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या है, एबिलिटी टू रीड, वैरायटी टू रीड नहीं, फैसिलिटी टू रीड, एजिलिटी क्या होता है, निम्बलनेस मतलब स्फूर्ति। ठीक है, तो ये भी नहीं, तो यहां तो बहुत इजी है, हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, किस तरह की एबिलिटी, रीड करने की, राइट करने की और स्पीक वेल, अच्छी तरीके से बोलने की, जिसका रिजल्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात, आसान है। और ये जो मैं क्लोज टेस्ट आपको करा रहा हूं ना, ये 2019 का जो सीजीएल का प्रीलिम्स था, जो कि 2020 में हुआ था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और मॉर्निंग में हुआ था 3 मार्च 2020 को। मॉर्निंग में जो एग्जाम आया था आपका प्रीलिम्स एसएससी सीजीएल का, उसमें ये पैराग्राफ पूछा गया है। और इसके बाद जो कराने वाला हूं वो एक आफ्टरनून में पूछा गया है, एक इवनिंग में, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल 2019 वाला जो एग्जाम था वो 20 में हुआ था, मार्च में, लॉकडाउन से जस्ट पहले हुआ था 3 मार्च को, क्योंकि लॉकडाउन तो 20-21 मार्च को, तब तक एसएससी सीजीएल हो गया था, लेकिन सीएचएसएल का एग्जाम कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड। क्लियर, आगे चलते हैं। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर जो होते हैं कम्युनिकेशन में, जो बैरियर होते हैं, बैरियर बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बाय का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन ने जो बैरियर उठाए, बैरियर बनाए। जैसे मैं कहता हूं कंस्ट्रक्शन बाय मशीन्स, मशीन्स ने जो कंस्ट्रक्शन की, तो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं बनाता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को हटाता है। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन अच्छा करने में बैरियर होती हैं हमारी, उन बातों के बारे में। तो बैरियर का जब इस तरीके से यूज किया जाता है तो यहां एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अगेंस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बैरियर्स खुद एक ऐसा वर्ड है जो अगेंस्ट वर्ड इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, टू आएगा, बाय भी नहीं आएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो बैरियर है कम्युनिकेशन में, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोक देते हैं, रुकावट होते हैं उसमें। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स। इन बड़ा ज्यादा जरूरी है इन बैरियर्स को क्या करना, ताकत देना नहीं, क्रिएट करना नहीं, सक्सीड करना नहीं, ओवरकम, इन पे काबू पा लेना, इनको ओवरकम कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, किस लिए, सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं आपको वो स्मूथ हो सके। क्लियर है, समझ में आ गया। मेरी भाषा, मेरा समझाने का तरीका अगर जो आप लोगों के लिए अच्छा है तो क्या होगा, कोई भी बैरियर नहीं होगा, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी, और आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप क्लोज टेस्ट सीख जाओगे और एग्जाम को क्रैक कर लोगे। समझ में आ गया, तो चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में चलते हैं। ये हमने देख लिया, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना कि मैंने कैसे समझाया है अपने तरीके से। जो क्लोज टेस्ट में करा रहा हूं उसको रिवाइज भी कर लिया करो। ठीक है, मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट। मशीन को बनाया गया था किस लिए, आदमी के नौकर के तौर पर। येट मैन हैज फ्राउन सो डैश ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे बिकम हिज मास्टर। जबकि वो मैन जो है उनके ऊपर डिपेंड हो गया है। ठीक है, क्लियर है, फ्राउन सो डैश ऑन देम दैट दे आर इन फेयर वे बिकम हिज डैश। कि देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर ना एक मशीन्स वर मेड टू मैन सर्वेंट, सर्वेंट बनना था, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया गया ना वो किससे स्टार्ट किया गया, येट से। इसका मतलब सर्वेंट जब बना, सर्वेंट का उल्टा क्या होता है, येट क्या होता है, कंट्राडिक्शन को शो करता है, मतलब अपोजिट चीज को शो करता है। पहले सेंटेंस में तो बोला कि मशीन्स को बनाया गया था कि मैन की ये नौकरी करें। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही अगला सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया येट से, तो वो नौकर से मालिक वाली फीलिंग आने वाली है, मतलब कंट्राडिक्टरी फीलिंग आने वाली है, अपोजिट फीलिंग वाला सेंटेंस आएगा अब आगे, क्योंकि अगला सेंटेंस यहां पे येट से स्टार्ट किया है। ठीक है ना,
क्लियर है। मोर ओवर से या इनसे स्टार्ट करता तो आगे सर्वेंट वाली बात, आगे वाले सेंटेंसेस में मशीन जो है इंसान की सर्वेंट ही रहती, लेकिन अब अपोजिट चीजें आने वाली हैं आगे, ठीक है। तो यहां पर हमारी ग्रामर का बहुत ज्यादा नॉलेज होना हमें जरूरी है। रीडिंग एबिलिटीज हमारी ग्रामर से, वर्ड के मीनिंग आने से ही सुधरती हैं और प्रैक्टिस करने से ही सुधरती हैं। येट मैन, ये हमने पढ़ लिया। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो इसका उल्टा होगा। क्लियर है। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ऑलरेडी ही आदमी जो स्पेंड करता है अपनी लाइफ, वो किस में स्पेंड करता है? लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग, देखता रहता है और वेट करता रहता है मशीन्स का, कि मशीन्स कब काम करेंगे, ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस। कैसे स्टर्न? मतलब खड़ूस तरीके से, वेरी सीरियस, ठीक है, खड़ूस है, इनमें कोई फीलिंग नहीं होती है। क्लियर है। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। दे मस्ट बी फेड, यहां पर क्या है? दे मस्ट बी फेड एक पैसिव है, फेड थर्ड फॉर्म है, आगे जो एंड से वर्ब जुड़ेगी वो भी थर्ड फॉर्म में जुड़ेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे। टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट इन डैश टेम्परेचर। क्लियर है। अब आगे देखो, अब देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट येट मैन हैज फ्राउंड सो डैश ऑन देम डिपेंडेंट ऑन देम। सबऑर्डिनेट नहीं है, इंफीरियर नहीं है, हेल्पलेस, डिपेंडेंट हो गया ऑन देम। और बाकी क्या है? इन चारों में से क्लियर सी बात है, ऑन जो प्रेपोजिशन है वो सिर्फ डिपेंडेंट के साथ ही आता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट के साथ नहीं आता, इंफीरियर के साथ टू आता है, हेल्पलेस के साथ भी नहीं आता। क्लियर है। ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे बिकम हिज डैश। विक्टिम नहीं बनी है, स्लेव्स नहीं बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मास्टर बन गई है, मालिक बन गई है, उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, हम आलसी हो गए हैं, वही काम करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंसी उन पे हो गई है। और किसकी डिपेंडेंसी किस पे हो जाती है? जब किसी भी चीज पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, वो हमारी गुलाम नहीं रहती, वो हमारी मास्टर हो जाती है। मतलब उसका जो अधिकार ज्यादा हम पे हो जाता है, क्योंकि डिपेंड हम उस पे कर रहे हैं। क्लियर है। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग, क्या वेटिंग? क्या वेट अपॉन मशीन, वेटिंग फ्रॉम मशीन नहीं, अंडर मशीन नहीं, इनटू नहीं, अपॉन, वेट अपॉन मशीन्स, कि उनका इंतजार करता रहता है कि मशीन होगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्लियर है ना। गाड़ी होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, बाइक होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वेट अपॉन, यहां पर इस तरीके से इंतजार करना कि जिसका वेट अपॉन कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, मुझे उससे कोई काम है नहीं है, बस कर रहा हूं। आई एम वेटिंग अपॉन माई फ्रेंड्स, मतलब मैं उसके बिना बिना काम ही नहीं चलने वाला, आगे वही आएगा, काम करेगा और फिर मेरा काम आगे चलेगा, तो अपॉन आ जाएगा यहां पे। क्लियर है। और यहां पर क्या है? वेटिंग मशीन आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड। अब यहां पर हमें चाहिए तीसरी फॉर्म, तो सीधी सी बात है ये तीनों तो नहीं है, ये आएगी गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट इन डैश टेम्परेचर। आउटडेटेड टेम्परेचर, ऑप्शनल, ये तो आएगा ही नहीं। ऑप्टिमम, अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी हम इसका आंसर ऑप्टिमम ही लगाएंगे, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन जिनका मीनिंग हमें पता है ओ वो तो ठीक है ही नहीं। क्लियर है। क्लियर है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक है आपका वंस मोर, वाटरमेलन इज द थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड, वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका's कालाहारी डेजर्ट। ऐसा सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा जाना जाता है कि वाटरमेलन जो स्टार्ट हुआ था, आया था जो, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ था, इसका जहां पे पैदा हुआ था, जहां सबसे पहले दिखा था, वो क्या था? अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में, रेत में ही होते हैं वाटरमेलन, कभी किसी ने देखे हो तो। बिलीव इट और नॉट, अब ये कोलोकेशन है, जो ऐसे वर्ड जो हमेशा साथ ही देखे जाते हैं, बिलीव इट और नॉट। यहां पर क्या है? बिलीव इट और नॉट। मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में, मैंने कोलोकेशंस के बारे में समझाया था। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट। जो सबसे पहले रिकॉर्ड की गई थी, सामने आई थी वाटरमेलन की जो हार्वेस्ट है, फसल जो है, वो क्या है? नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट। अब डिस्कवर्ड, डिस्कवर क्या होता है? जब कोई चीज हमारे अनायास ही सामने आ जाती है, वो ऑलरेडी है,
और सामने आ जाती है, ऐसा नहीं। प्रोड्यूस क्या होता है, दो चार चीजों को मिला के कोई चीज प्रोड्यूस करना, जैसे कोई बाइक वाइक प्रोड्यूस की। कंटेन मतलब ऑलरेडी कंटेन करना, किसी बॉक्स में किसी भी चीज को कंटेन करना। तो यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा हुआ था 5000 साल पहले, ऐसी फसल खुद ब खुद पैदा हो गई थी, अकर हैपन हो गई थी। क्लियर है। एंड इज इन डैश इजिप्शियन, अब इसको ये क्या है, हायरोग्लिफिक्स। क्या है, हायरोग्लिफिक्स का मतलब होता है ऐसे चलचित्र जो किसी वर्ड को, किसी कहानी को बताने वाले हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कहानी को, किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। ऐसे पेंटिंग्स या फिर ऐसे पिक्चर्स। क्लियर है। तो अभी क्या है, ये हो गया, ये भी हो गया, हाँ सॉरी। अब देखो, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट अकर्ड नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट एंड इज डैश इन इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स ऑन द वॉल्स। अब देखो, इज डायरेक्टेड इन इजिप्शियन, अब वो चलचित्रों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक वर्ड सीधा सीधा आ रहा है, डेपिक्टेड। डेपिक्टेड का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना चलचित्रों के द्वारा किसी भी चीज को। तो यहां पर चलचित्रों की बात कर रखी है और यहां पर रिप्रेजेंट ऐसे होगा, तो ये चीज नहीं आएगी। ना डायरेक्टेड आएगा, ना डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, ना डाइवर्टेड आएगा। डिस्ट्रीब्यूट और डाइवर्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान हटाना। और डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्शन देना, दिशा बताना। और डेपिक्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना चलचित्रों के द्वारा, जो कि यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है। बिल्डिंग्स, सॉरी, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, ऑब्सोलीट बिल्डिंग, मोटी बिल्डिंग, आउटडेट बिल्डिंग, नहीं ये भी नहीं है। एल्डरली, पुराने, एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराने जमाने की बिल्डिंग्स पे, क्योंकि बात कब की हो रही है, 5000 साल पहले की हो रही है। क्लियर है। बिल्डिंग, दिस फ्रूट वाज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल टॉम्स, जहां पर दबाए, टॉम मतलब क्या होता है, ऐसा मकबरा जहां पर किसी को दबाया जाता है, वहां पे इजिप्ट के लोगों को दबाया जाता है। ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, कि भी जब वो मर जाएंगे और वो मरने के बाद उनकी आत्मा को सफर स्टार्ट होगा, तो वहां पर उनको खाने के लिए उनकी आत्मा को चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में श्राद्ध वगैरह होते हैं, हमारे पूर्वजों के लिए अब भी खाना परोसा जाता है, दिया जाता है। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, आफ्टर टोम्ब के बाद में नहीं, टोम्ब के विद में नहीं, टोम्ब के अंदर रखी जाती हैं ये वाटरमेलन। ये सब चीजें क्या होती हैं, दिस फ्रूट वाज ऑफन प्लेस्ड इन द बरियल टॉम्ब्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। बड़ा ही आसान है। तो ये 3 क्लोज टेस्ट मैंने आपको कराए इस वीडियो में, प्रैक्टिस कराई है। प्लीज 2-3 क्लोज टेस्ट की डेली प्रैक्टिस किया करो। प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंक के प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट सोल्व कीजिए। एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल का, सीपीओ का, तो वो प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा बेस्ट जो चीजें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के, उससे आपको एक तो उस तरह के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, आपको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, और एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जब हम इतने अच्छे मार्क्स ले आ रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस भी काम आता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना बस अभी कभी भी। ठीक है। तो हम चलते हैं, इसी के साथ अलविदा, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।